नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र और अनकॉमन टॉक में हमेशा की तरह बात करने के लिए मेरे साथ हैं आशीष और नवेंदु। यूपी में खास तौर पर पार्टी में बीजेपी में खटपट हो रही है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी ने नई स्ट्रेटेजी बनाई है और फिर से हिंदुत्व पर आगे बढ़ रही है, जिसका ताजा मामला मुजफ्फरनगर या यूं कहें कि पूरे यूपी में एक आदेश लागू करवाया जा रहा है सरकार की ओर से, जिस पर राजनीति हो रही है, उस पर बात करेंगे। साथ ही दूसरे राज्यों में क्या कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सहयोगी आशीष से। आशीष, आप यूपी के रहने वाले हैं और यूपी में आपने कभी ऐसा कानून कोई सुना है कि दुकानदार को ये बताना पड़ेगा कि उसका नाम आशीष है, नवेंदु है या असलम है? नहीं, जिस तरीके से इस नए नियम की बात की जा रही है और उसकी जो टाइमिंग है और उसको सख्ती से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे तो तमाम शहरों में भी आपने देखा होगा कि जो भी संबंधित अथॉरिटी जो होती है दुकानदारों को अनुमति देती है, दुकान खोलने की, उनका लाइसेंस बनता है, प्रोपराइटर का नाम लिखा जाता है बाकायदा दुकान पे। पर ठेला वाला कहाँ नाम लिखेगा? जो अब केले बेच रहा है, जो संतरे बेच रहा है, लेकिन उनके रेडी पेट्रोल वालों के भी लाइसेंस बनने लगे हैं भाई, जिस तरीके से बात करी जाती थी। लेकिन ये जिस वक्त पे इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है उस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि उपचुनाव सामने है। और हाल फिलहाल आपने जिस तरीके पूरे से पूरी बीजेपी के अंदर, बात सिर्फ यूपी की नहीं है, बात असम में भी तहलका मचा हुआ है, हरियाणा में भी तहलका मचा हुआ है, महाराष्ट्र में भी हलचल तेज है, झारखंड में भी यही हाल है। तो बीजेपी के अंदर ही खींचतान पूरी तरीके से जारी हुई है और नीतियां जो रही हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में जनाधार को तलाश करने की, उन पर सवाल उठे हैं, जिसके चलते बीजेपी फिर से नई राह नहीं, पुरानी राह पर ही नई राह के जो तमाम गणित गुणा भाग है वो सेट करने में लग गई है। रविंदु, कहा जाता है कि शरीर जो है वो बीजेपी है और आत्मा आरएसएस है। तो ये शरीर और आत्मा दोनों क्या कोऑर्डिनेशन बैठ क्यों नहीं रहा है? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा मैं भी मुजफ्फरनगर और यूपी में जो आया इस पे बोल दूं कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले कहा था, और वो अक्सर कहते आए हैं दो चीजें, कि राज्य कानून से चलेगा और आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। तो योगी आदित्यनाथ उसी रास्ते पर हैं, वो अपने हिंदुत्व वाली छवि पर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो नाम इन्होंने अभी बताया भी था हमें, जब हम न्यूज रूम में बात कर रहे थे, कि ये नियम पहले भी थे कि सभी दुकानदारों को अपना नाम बताना पड़ता है, और योगी जी ने ये आदेश जो दिया है, इसके बाद दूसरी पार्टी सपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, वो पार्टियां इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ रही हैं। बीजेपी ने या फिर योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी नहीं कहा है कि इसमें सिर्फ मुसलमानों को नाम बताना होगा। ये कानून सबके लिए है। जहां तक बात है आरएसएस और बीजेपी की, तो सब कुछ आपके सामने है। मोहन भागवत का कल का ही बयान आया था कि जब आदमी ज्यादा सफल हो जाता है तो वो अपने आप को बहुत ऊपर समझने लगता है, वो देवता बनने लगता है। हाँ, महत्वाकांक्षा कभी खत्म नहीं होती है, मनुष्य भगवान बनना चाहता है। आशीष, वो बयान उनका आया था मोहन भागवत का नरेंद्र मोदी को लेकर के ही। तो पहली बार इतने मतलब सालों में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच कुछ ना कुछ खटपट है, और ये बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं। अब सवाल है कि इसका हल कैसे निकलेगा। तो इसका हल निकलने का एक ही है कि सरकार और संगठन को मिलकर बात करना होगा इस बारे में। मोहन भागवत किसी भी का नाम नहीं ले रहे हैं, ना किसी के बयान को आधार बना रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं, हाल फिलहाल के जितने भी कार्यक्रम हैं, उनकी हर एक बात बीजेपी के वर्तमान हालात से मेल खाती है। वो बता रही है कि बीजेपी के अंदर जो खटपट है उसका समाधान जिस तरीके से निकलना चाहिए, उसकी ओर उनका हर बयान इशारा कर रहा है। वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि विकास कभी संपूर्ण नहीं हो सकता, आपके अंदर हमेशा गुंजाइश रहेगी कुछ ना कुछ करना है। आप ये मत मानिए कि आपने सब कुछ कर लिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति, कोई भी मनुष्य चाहता है कि भगवान बनना चाहता है, लेकिन भगवान का जो एक विशाल रूप है उसको समझना मुश्किल है। उसको समझोगे तब आप असल तस्वीर समझ पाओगे। देखिए, क्या होता है कि जब नतीजे आए 4 जून को, उसके बाद लगातार कहा गया कि जो नतीजे आए उसके लिए दिल्ली जिम्मेदार है, कुछ लोगों ने बोला लखनऊ जिम्मेदार है। सीएम योगी कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नगर पंचायत में हमारे लोग हैं, नगर निगम में हमारे लोग हैं, विधायक हमारे लोग हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी में हार हुई है तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी थी। विधायक और सांसद आपस में लड़ रहे थे, ये उसका खामियाजा है। पार्टी इसको एडमिट करने में क्यों हिचक रही है? बात सिर्फ विधायक सांसदों तक सीमित रहेगी। बात ये होगी कि मुख्यमंत्री और जो दिल्ली में बैठे थे उस वक्त जो ये फैसले ले रहे थे कि टिकट किसको दी जाएगी, किसको लड़ाया जाएगा, कौन महामंत्री होंगे, तो मतलब पूरे नीचे से ऊपर तक सब में तालमेल पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ नजर आया था। वरना जो 400 पार का सपना देख रहे थे वो एकदम से खारिज कैसा हो गया। नागपुर में एक बैठक हुई थी जब चुनाव के बीच में, और पीएम मोदी थे, अमित शाह थे, तब वहां पर पूछा गया था कि
कि क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ है, तो साफ तौर पर बताया गया था कि भाई 400 के पार जाने वाले हैं। लेकिन फिर जब दोबारा हुई तो दोबारा तो अब तो मुलाकात का दौर ही नहीं दिख रहा दूर दूर तक। और ये इतने सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी बहुत ही अनुशासन वाली पार्टी है, लेकिन अभी जो सिनेरियो बन के निकल के आ रहा है उसमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ अनुशासन फॉलो हो रहा है, कहाँ अनुशासन नहीं फॉलो हो रहा है। खबरें तो यहाँ तक चलने लगी कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया अनुशासन जाएगा। तो क्या होता है, जब जीत होती है तो ये अनुशासन होता है। बीजेपी में भी कई नेता पहले भी छोड़ के गए, जब हार हुई तो कल्याण सिंह निकल गए, उमा भारती निकल गई, बहुत सारे नेता जो है नजीर बने हैं जब पार्टी छोड़ के चले गए। जिस बंगाल को लेकर पीएम मोदी साफ तौर पर कहते रहे हमेशा कि बंगाल हमारे लिए सबसे बड़ा स्टेट होगा सीटों के लिहाज से, वहां पर सफलता मिली है, लेकिन वहां पे शुभेंदु अधिकारी वहां पर साफ तौर पर बता रहे हैं कि भाई कि सबका साथ सबका विकास के नारे से हमको पीछे हटना होगा, जो हमारे साथ है हम उसके साथ खड़े होंगे। ये तो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास वाला जो पीएम मोदी नारा गढ़ते हैं उसके खिलाफ उनका बयान है। वो सफाई देते बाद में किया, इसी में एक सवाल छिपा हुआ है नवेंदु आपके लिए कि बीजेपी मुसलमानों के लिए काम करती है, इन्हें स्कीम्स में फायदा मिलता है, बीजेपी को वोट नहीं मिलता, तो क्या ये उसकी कुंठा है कि आपने उनको घर दिया, फ्री का राशन दिया और तमाम सुविधाएं दी, उसके बावजूद भी आपको वोट नहीं मिला, वो इंडिया अलायंस के फेवर में चला गया, ये उसकी कुंठा है जो अब निकल कर आ रही है सामने? देखिए, बीजेपी अक्सर मुस्लिम कभी भी बीजेपी को वोट देते नहीं आए, और ये बात नरेंद्र मोदी को भी पता है, अमित शाह को भी पता है, योगी आदित्यनाथ को भी पता है, और योगी और हिमंता ने तो कई बार कह भी दिया कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, हमें पता है ये चीजें। लेकिन बात है यहाँ पे फ्री राशन की बात करें, आवास की बात करें, मुस्लिमों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, जो बीजेपी सनातन की बात करती है, उसके लिए कहीं ना कहीं पहले ये होना चाहिए एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए गवर्नमेंट आप सबको रन कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि दलित बस्तियों में कितने घर बने। जिसकी राजनीति आप करते हैं, आप दलित की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, आपको वो देखना चाहिए। आपने वहां सब कुछ एक समान कर दिया, जिसके कोटे में जितने हैं उसके उतने घर मिल रहे हैं, घर मुसलमानों के बने, मुसलमानों को सुविधा मिले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दलितों की बात करते हैं आप, आदिवासियों की बात करते हैं, उनके लिए आपने कितना किया ये तो बताइए। लोग ये जानना चाहते हैं ना कि हिंदुओं के लिए आप क्या कर रहे हैं। ये सारे मसले तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ी खामी ये रही कि अगर लल्लू सिंह ने ये बोला कि हम संविधान बदलेंगे, पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूतों को नाराज कर दिया, पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? पार्टी अगर एक्शन लेती, इन दोनों के टिकट काटती, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता बीजेपी को। बात है कि सत्ता में अगर कोई भी रहेगा ना, कितने भी दिन रहे, कितना भी अच्छे, उसके अंदर अहंकार जरूर आ जाएगा। मोहन भागवत ये कह चुके हैं, और शंकराचार्य ने भी कह दिया ये बात, अहंकार जरूर आ जाएगा। जब आप कांग्रेस का जिक्र करोगे तो यूपीए 2 का जब वक्त चल रहा था तब लोग गरीबी को लेकर कहते थे गरीबी स्टेट ऑफ माइंड है। अब वैसे ही बयानबाजी यहाँ दिख रही है। हमारे एक मंत्री हैं जिनके पास कृषि मंत्रालय है यूपी में, वो बता रहे हैं कि दाल 100 रुपए से कम में आ रही है। सूर्य प्रताप शाही। तो समझ सकते हो आपकी मतलब कि आपकी मानसिकता कैसी हो जाती है जब आप इस सत्ता पर बैठे बैठे आपको ज्यादा वक्त गुजर जाता है, आपकी दूरी बढ़ जाती है जनता से, तो आप एक अपनी दुनिया गढ़ लेते हो जिसमें आपके कुछ अच्छे लोग होते हैं जो आपकी नजर में अच्छे हैं, जो आपकी तारीफ करेंगे, आपके बताएंगे आपकी योजनाएं बहुत बढ़िया। पहले क्या था कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी तो वो जनता के बीच जाते थे, जनता से कनेक्ट होने के लिए फीडबैक लेते थे पार्टी का। लेकिन अब बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कहते हुए चहलकदमी कर रहे हैं जनता के बीच, उनके पास वही नारे हैं, वही योजनाएं जो उनको दे दी गई दिल्ली की तरफ से कि भाई हमने घर बनवा दिए, हमने सिलेंडर दे दिया, हमने पानी दे दिया। आप उनसे तो जानने की कोशिश कर ही नहीं रहे कि किसको मिला किसको नहीं मिला, उससे जिम्मेदारियां पूरी हुई कि नहीं हुई सत्ता पे बैठे। मेरा ये ओपिनियन है कि बीजेपी कांग्रेस बनने की कोशिश कर रही थी, उसकी वजह से नुकसान हुआ है। कांग्रेस को सबका वोट चाहिए और कांग्रेस को मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि हिंदू वोट नहीं करते कांग्रेस के, लेकिन बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है। बीजेपी फिर भी कोशिश करती है। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 में यह कोशिश की थी कि वो जिन्ना की मजार पे गए वहां पर पाकिस्तान और कहा कि जिन्ना सेकुलर थे, उसके बाद उनका पतन शुरू हुआ और फिर वो हाशिए पर चले गए। मोदी जी भी यही कहते हैं कि हमारे घर में जो है ईद के वक्त पे खाना आता था, ये सारे बयान है। एक तरफ रैली में आप बोलते हैं कि मंगलसूत्र छीन के कांग्रेस भी दे देगी मुसलमानों को जिनके ज्यादा बच्चे हैं, और दूसरी तरफ वो इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे घर में मुसलमानों के घर से खाना। तो जनता यही समझना चाहती है ना कि आप कहते हो कि मुस्लिमों को हक दिया जाएगा, कांग्रेस देगी कुछ समुदाय विशेष का, मतलब हिंदुओं का हक छीनकर मुस्लिमों को देगी। दूसरी तरफ आप उसी टीडीपी के साथ सत्ता बनाते हो जो ऐलान करके आती है कि मुस्लिमों को मतलब अलग से आरक्षण दिया जाएगा, जारी रहेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी इस बात का एहसास हो गया है कि कांग्रेस बोल रही है खिलाफ, लेकिन बजरंग दल के खिलाफ उन्होंने बोला
बोला कर्नाटक में बैन नहीं लगा, लेकिन बीजेपी जो नहीं बोलती वो करती है। ये इनके कार्यकर्ता ये मान चुके हैं कि पार्टी बोलती है कि हम हिंदुवादी पार्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा काम ये मुस्लिमों के लिए करते हैं। नहीं, आंध्र प्रदेश में जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनके लिए चंद्रबाबू नायडू तमाम योजना लेकर आए हैं। आपको समझना होगा कि आपको बेरोजगारी पे बात करनी होगी, आपको लोगों की जो जन बुनियादी समस्याएं हैं उन पर बात करनी होगी। महाराष्ट्र में आप सत्ता में हो, आपने किस तरीके से सत्ता बनाई उस पर बात ही नहीं करेंगे कि आपने कैसे सत्ता के समीकरण बैठाए। लेकिन अब क्या है, आपके जो सीएम जिनको आपने नियुक्त किया एक तरीके से शिंदे साहब को, अब वो एक योजना लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि जो भाई 12वीं पास कर जाएगा उसे 6,000 रुपए मासिक देंगे, डिप्लोमा कर जाएगा उसको 8,000 देंगे, जो ग्रेजुएट होगा उसको 10,000 देंगे भत्ता, और साथ में जोड़ रहे हैं कि इसको अप्रेंटिस के तौर पर नौकरी दीजिए ना। ये क्या साबित करना चाहते हैं? कामकाज सिखाने के नाम पर ऐसे पैसा बांटोगे। दिल्ली में आप विरोध करोगे कि जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाएंगी, लेकिन आप करो तो अच्छा है, दूसरा करे तो मुफ्त की रेवड़ियां। फिर से मैं उस टॉपिक पे आता हूं नवेंदु, क्योंकि आप उस पर काफी मुखर भी है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। जब वो भाई आपको वोट ही नहीं दे रहा है तो आप क्यों इस तरह के नारे कर रहे हैं? नहीं तो जब आप शपथ लेते हैं संविधान की, वहां पे 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं तो वो भी उसी में आते हैं। लेकिन यही अंतर है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में, जो धीरे धीरे लोगों को समझ में आता जा रहा है। लोग इसलिए अब हो सकता है आने वाले समय में मोदी से बेहतर योगी को समझने लगेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट हैं, जो बोलते हैं खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, और नरेंद्र मोदी तो पद पे भी हैं, इसलिए उनको बहुत कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जो कर रहे हैं वो गलत है। एज ए प्राइम मिनिस्टर उनके जो फैसले वो बहुत सही हैं और वो चाहते हैं कि मुस्लिम भी विकास करे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो फैसला आया है वो बहुत सही आया है। वो बार बार कहते आए हैं कि आस्था से खिलवाड़ नहीं होगा, नाम प्लेट लगाने वाला से लेकर बुलडोजर वाला है। अगर वो बुलडोजर भी चलवाते हैं तो दंगाइयों के घर पर चलवाते हैं। बहुत सारे वीडियो कल सोशल मीडिया पर बुलडोजर पे तो स्टैंड भी चेंज करना पड़ा है, बहुत सारी चीजें और पे कुछ बात करते हैं। बिल्कुल, मैं उससे पहले आशीष के पास जाऊंगा। आशीष, कहीं ना कहीं मोदी जी का जो ऑरा है वो घट नहीं रहा है, क्योंकि पार्टी में सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी जी ने दिया और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारे साथ रहेगा उसी का विकास होगा। ये बात जब तय होती है कि सत्ता तक आप लेकर जाओगे तो आप हमारे नेता हो, लेकिन अब सत्ता से दूर जाकर आप छिटक के रह जाओगे तो कोई कैसे नेता मानेगा? आप एक माहौल बना लोगे, 240 सीटें किसके नाम पर आएगी? आभा मंडल बना लोगे कि भाई 240 सीटें। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक चुनाव की बात ही नहीं, आप 240 पे सिमट गए। आपने वादा किया उड़ीसा में अगर पहली बार सरकार बनी तो मोदी जी का नाम क्या देता? वादा 400 पार के, लेकिन आपकी सरकार अभी किस पे डिपेंडेंट है? अभी आपकी सरकार पूरी तरीके से नायडू पर है। कांग्रेस भी तो 273 का दावा ठोक रही थी। कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है ना। आपने तो यही तो अंतर जनता को बताया था, ये आपने अपने कार्यकर्ता को समझाया था, आपने नारा लगाया था 2014 में, हर हर मोदी घर घर मोदी। अब हर हर मोदी जब घर घर मोदी के ही इमेज का असर था कि बीजेपी इतने राज्यों में चुनाव जीती, जहां जहां सरकार नहीं बनी थी वहां भी सरकार बनी। तो कार्यकर्ताओं को समझाने की जरूरत है ना। फिर उथल पुथल क्यों मच रहा है? हर जगह से ऐसी बयानबाजी क्यों आ रही है? जो पीएम मोदी की जो मतलब लाइन है उससे लीक से हट के बयानबाजी हो रही है। हर जगह से बयानबाजी नहीं आई, जहां से बयानबाजी आई उनको बुला के दिल्ली में तलब करके नसीहत दे दी गई है, उसके बाद वो खामोश हो गए। और मौर्य अगर ये कहते हैं कि संगठन जो है सरकार से बड़ा है, तो मौर्य साहब ये तो बताएं कि वो सरकार का हिस्सा है या नहीं। उप मुख्यमंत्री होके अगर वो अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसा बोलेंगे तो उनको तो अपने पद पे रहना ही नहीं चाहिए। आशीष, पूरी तरीके से एक मतलब जो नेताओं का एक किसी की शह पे बोल रहे हैं, वो शहर पर बोल रहे हैं जो जिसके भी कहते हैं, मतलब एक इशारा है भाई। क्योंकि बात सिर्फ अभी ये जो 2024 चल रहा है इसकी नहीं है बात, अगला भी जो चुनाव होने वाला है 2029 का, 2027 पे भी नजर है। 2029 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बीजेपी में कौन होगा सब समझ रहे हैं, कौन उसके लिए गोटियां बिछा रहा है। अभी पीएम पद पर मोदी विराजमान है, लेकिन सरकार कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, किसके इशारे पर कैसे फैसले लिए जा रहे हैं वो भी सब समझ रहे हैं। हर फैसले के लिए नायडू आंध्र प्रदेश से ज्यादा वक्त बिता रहे हैं दिल्ली में, और किस किस मंत्रालय में घूम रहे हैं हर कोई जान रहा है। ऐसा पहले आपने कभी 2014 में देखा? नहीं, तब भी पूर्ण बहुमत मिला बीजेपी को। 2019 में देखा? नहीं, तब भी पूर्ण बहुमत मिला। तब कार्यकर्ता और जितने भी तमाम नेता हैं अलग अलग प्रदेशों में उनसे जुड़ गए। अभी तो अंदर खानी ये भी बात चल रही है कि राज्यों के जो नेताओं ने साफ तौर पर बोल दिया, जहां चुनावी राज्य हैं, जहां पर चुनाव होने वाले हैं, प्रचार करने ना पीएम मोदी, क्योंकि वो जहां प्रचार करने पीएम मोदी ना है, आखिरी कमेंट के लिए आऊंगा आपके पास लड़ेंगे, क्योंकि उनके सामने चुनौती इस वक्त राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो बेरोजगारी से जनता जुड़ी। क्रिकेट को बड़ी बारीकी से देखते हैं। क्रिकेट में जब भी फॉर्म खराब होता है तो कोच आपसे कहता है कि आप नेट प्रैक्टिस कीजिए, बैक टू बेसिक्स पे जाइए। ये हिंदुत्व की ओर आना ये दिखा रहा है कि बीजेपी विचलित हुई है कहीं ना कहीं। कहावत तो ये भी है कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो जहां तक विशेषज्ञ मानते हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता को ये बात पता है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इनका फॉर्म क्लासिकल है, वो
परमानेंट नहीं है। और आशीष ने भी बात की, आपने भी अभी ये कहा कि मोदी का कद कैसा है। तो आने वाले जो 3-4 चुनाव हैं उनसे भी ये डिसाइड हो जाएगा कि मोदी का कद कितना है। बढ़ना होगा तो इन चुनाव में अगर बीजेपी जीतेगी तो नो डाउट मोदी का कद बढ़ेगा, और इसका असर ये भी होगा कि योगी आदित्यनाथ 27 में डायरेक्ट यूपी में उनको हटाने की कोई हिमाकत नहीं करेंगे। और अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो दिक्कत फिर बीजेपी को होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी का कद घटेगा और योगी आदित्यनाथ को सेंटर में लाने की मांग ऑल ओवर इंडिया होगी। इसलिए क्योंकि आप देख लीजिए पूरे देश में कहीं भी चुनाव होता है, साउथ से लेके नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, हर ओर नरेंद्र मोदी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी नेता की डिमांड है तो वो योगी आदित्यनाथ की है। ठीक है, आखिरी कमेंट आपसे, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, अगर एमपी में जीत रहे हैं तो मोदी के चेहरे पे जीत रहे हैं, और अगर हार रहे हैं यूपी में तो योगी जी की हार। ये कैसे, ये कैसे बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको खुद सोचना पड़ेगा कि आपने योगी आदित्यनाथ से पूछा कि किसको उम्मीदवार बनाना, नहीं पूछा। आपने योगी आदित्यनाथ से ये तय किया कि भाई क्या मुद्दे होंगे, क्या अपना जो मैनिफेस्टो बोलते हैं, घोषणा पत्र, उसमें आपने उनकी राय ली, आपने नहीं ली होगी ऐसा कहा जा रहा है। फिर उसके बाद उनपे आप जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हो? आप संगठन की बात करते हो, संगठन सर्वोपरि है, तो फिर संगठन की जिम्मेदारी तो जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की होनी चाहिए, बीजेपी अध्यक्ष की होनी चाहिए। ये भी है विजय कि योगी आदित्यनाथ को भी थोड़ा तालमेल बिठाना चाहिए। बतौर सीएम उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी कार्यकर्ताओं से थोड़ा दूरी बना के रखे हैं, और संगठन और योगी के रिश्ते बहुत मजबूत नहीं है। तो एक ओर से अगर संगठन हाथ बढ़ाता है, दूसरी ओर से योगी जी को भी ट्राई करना चाहिए। इसमें क्या होगा? देखिए, सफलता जो है उसके 100 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। तो बीजेपी में हार की जिम्मेदारी लेने वाला आशीष नवेंदु कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में और एक बात और कह दूं कि अभी तक नरेंद्र मोदी या अमित शाह की ओर से कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बयान नहीं आया है। मोदी जी जब बनारस गए थे तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि मुझे गर्व है कि योगी आदित्यनाथ मेरे मुख्यमंत्री हैं, और दोनों के रिश्ते बहुत खराब नहीं है। जैसा कि देखिए, राजनीति में बयान हाथी के दांत की तरह होते हैं, वो खाने वाले और दिखाने वाले अलग अलग होते हैं। केंद्र पर भी आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के इस जो कद को कम करने की कोशिश की जा रही है, और जो सिर्फ टव्वल हुई है केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली की ओर से दिलवाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मीडिया में कहा जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले उपचुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की दशा और दिशा और योगी सरकार की सेहत डिसाइड होने वाली है। ऐसे में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा जरूर, और बताइएगा आगे किन मुद्दे पर आप चर्चा चाहते हैं। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।